हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आने वाले समय में एमडीएस से संबंधित जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर अगर हम बात करें, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट है आपकी मीनिंग, नेचर और स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाता है यूनिट फर्स्ट का, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम बात करें इस राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या है, राजनीति की परिभाषा क्या है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी परिभाषा की, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजनीति के मूलभूत सवालों जैसे कि सत्ता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और शासन की प्रकृति का व्यवस्था का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत। तो ये हो जाएगी आपकी राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर विचारों का, अवधारणाओं और सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में, जो कि राजनीतिक व्यवस्था और व्यवहार को समझने में मदद करता है। यहाँ पर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश में सत्ता और शासन के कामकाज को समझने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत का प्रकृति कैसी हो जाती है, यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहली जो प्रकृति हो जाती है यहाँ पर विश्लेषणात्मक प्रकृति यानी कि एनालिटिकल प्रकृति। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजनीतिक अवधारणाओं को तर्क और तथ्यों के आधार पर विश्लेषित किया जाता है, तो ये हो जाएगी आपकी विश्लेषणात्मक प्रकृति। इसके अलावा आपके मानक प्रकृति हो जाती है सेकेंड राजनीतिक सिद्धांत में। यहाँ पर मूल्यों के आधार पर प्रश्न उठाए जाते हैं जैसे कि क्यों होना चाहिए, इसका उद्देश्य आदर्श राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करना है। इसके अलावा आपके जो है प्रकृति हो जाएगी तीसरी अनुभवजन, तो यह भी एक प्रकृति होती है जिसे इंपीरिकल प्रकृति कहते हैं। यह वास्तविक राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है जैसे कि चुनावी प्रणाली और जनमत सर्वेक्षण। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐतिहासिक और समकालीन प्रकृति भी होती है राजनीतिक सिद्धांत की, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं प्लूटो और अरस्तु, और आधुनिक की अगर हम बात करें तो रॉल्स और नोजिक। तो ये जो है आपके राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमूर्तता। राजनीतिक सिद्धांत की सामान्य सिद्धांतों की और अवधारणाओं पर जोर दिया जाता है, न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है अमूर्तता में। तो ये विशेषता हो जाएगी फर्स्ट विशेषता, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड विशेषता हो जाएगी आपकी लॉजिकल यानी कि तार्किकता दी जाती है राजनीतिक सिद्धांत में। इसमें तर्क और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण किया जाता है, राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी तीसरी विशेषता आपकी मूल्य केंद्रित यानी कि वैल्यू ओरिजिनेटेड, ये जो है आपकी तीसरी विशेषता। इसके अलावा आपकी चौथी विशेषता हो जाएगी विकासशील, समय के साथ नए विचारों और सिद्धांतों का समावेश होता है, ये जो है आपकी विकासशील सिद्धांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषता में पांचवी विशेषता हो जाएगी आपकी अंतर विषयक विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र स्कोप क्या क्या है, आइए देखते हैं, इसको विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत के स्कोप कौन कौन से हो जाएंगे, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत के व्यापक और बहुआयामी जो है स्कोप है, क्षेत्र है, जो राजनीतिक सिद्धांतों और व्यवहारों के पहलू को शामिल करता है। निम्नलिखित बिंदुओं को साझा किया जा सकता है। पहली जो है यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांतों के स्कोप हो जाएगा, पहला स्कोप यानी कि पहला क्षेत्र हो जाएगा राजनीतिक अवधारणा का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांतों की स्वतंत्रता, न्याय, समानता और सत्ता, अधिकार, लोकतंत्र जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा का विश्लेषण किया जाता है आपके राजनीतिक अवधारणा का अध्ययन में। इसके अलावा इसको उदाहरण जो है आपका उदाहरण स्वरूप आपका जॉन रॉल्स यानी कि न्याय का सिद्धांत दिया था इन्होंने राजनीतिक अवधारणा का अध्ययन में राजनीतिक क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी दूसरी जो स्कोप हो जाएगा राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों में राज्य सरकार और विधायिका और न्यायपालिका और अन्य राजनीतिक संस्थाओं का क्या स्वभाव, कार्य और अध्ययन किया जा सकता है, ये जो है आपका राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण होता है। उदाहरण के लिए आपका थैंक यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तो ये जो है आपका राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण हो जाता है राजनीतिक सिद्धांत में के स्कोप में हो जाता है। दो आपके क्षेत्र होते हैं, राजनीतिक अवधारणा का अध्ययन, इसके अलावा आपके राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण, इसके अलावा आपके मानक और अनुभाव्यजन अध्ययन, तो ये भी आपका क्षेत्र होता है राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र, ये भी हो जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के जो आदर्श समाज की कल्पना और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो सेकेंड जो फोर्थ जो है आपका स्कोप हो जाएगा तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके समकालीन मुद्दों का विश्लेषण, इसके अलावा आपके नीतिक निर्माण,
अगर हम बात करें आपका जो थर्ड क्वेश्चन भी है वो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, पिछले साल आ गया था। मानक सिद्धांत यानी कि नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है, इसके अलावा अनुभवजन्य सिद्धांत क्या है, अंतर बताइए। उदाहरण सहित आपको समझाना है कि मानक सिद्धांत क्या है और अनुभवजन्य सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर हम डिटेल बात करने वाले हैं। परिभाषा क्या है मानक सिद्धांत की, तो एक मूल्य आधारित सिद्धांत है जो कि बताता है कि समाज और राजनीति को कैसे होना चाहिए। यह नैतिकता और आदर्श और मूल्यों पर केंद्रित है। विशेषता क्या हो जाएगी आपके मानक सिद्धांत की, तो व्यापक परक और आपकी नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। इसके अलावा आपकी भविष्यमुख और आदर्शवादी विशेषता हो जाएगी यहाँ पर मानक सिद्धांत की। इसके अलावा अगर हम बात करें मानक सिद्धांत को देने वाले कौन कौन थे, तो उदाहरण सहित आपका यहाँ पर दे रखा है। जॉन रॉल्स द्वारा जो है न्याय का सिद्धांत दिया गया था। यह कहता है कि समाज में संसाधनों का वितरण जो है निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये जो है आपका मानक जो है मानक सिद्धांत है, इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड जो है सिद्धांत आ जाता है अनुभवजन्य सिद्धांत। तो यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी, यह तथ्य और अवलोकन पर आधारित सिद्धांत है जो कि समझाता है कि राजनीति और समाज कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये जो है आपका अनुभवजन्य सिद्धांत हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ विशेषता हो जाएगी, डेटा और सर्वेक्षण और अवलोकन पर आधारित होता है, वास्तविकता पर केंद्रित होता है। तो ये जो है आपकी विशेषता हो जाएगी अनुभवजन्य सिद्धांत। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा आपकी अनुभवजन्य सिद्धांत का, जो है अनुभवजन्य सिद्धांत मतदाता का व्यवहार का अध्ययन, जैसे कि भारत में चुनाव प्रणाली का सर्वेक्षण। ये जो है आपका अनुभवजन्य के सिद्धांत का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अनुभवजन्य सिद्धांत और मानक सिद्धांत के मुख्य अंतर कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ पर प्रकृति कैसी होती है मानक सिद्धांत की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। मूल्य आधारित होता है मानक सिद्धांत, इसके अलावा तथ्य आधारित होता है आपका, और वैज्ञानिक आधार होता है अनुभवजन्य सिद्धांत। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं क्या होना चाहिए और यहाँ पर क्या है, ये है आपका अनुभवजन्य सिद्धांत। इसके अलावा उदाहरण जो हो जाएगा आपका रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। इसके अलावा आपका मतदाता का व्यवहार जो हो जाएगा अनुभवजन्य सिद्धांत। इसके अलावा अगर हम बात करें दृष्टिकोण जो है व्यक्तिपरक होता है और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, बिहेवियर क्या है, इसकी मुख्य विशेषता और सीमाएं बताइए। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषता और सीमाएं। व्यवहारवाद क्या है, बिहेवियर क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण में जो है 20वीं सदी में जो नया उभार आया था उसमें व्यवहार प्रक्रिया और संस्थाओं के वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अध्ययन पर जोर दिया गया, न कि परंपरा और दार्शनिक और मनोदृष्टिकोण पर। तो ये जो है आपका व्यवहारवाद हो जाता है। आसान है क्योंकि 20वीं सदी में जो नए विचार उभरे थे वही आपका जो है बिहेवियरिज्म क्या हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन सी विशेषता हो जाती है बिहेवियर की या व्यवहारवाद की, तो यहाँ पर पहला जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तथ्यों डेटा और अवलोकन पर आधारित होता है व्यवहारवाद। इसके अलावा अनुभवजन्य सिद्धांतों का प्रयोग और सर्वेक्षण पर द्वारा सत्यापित होता है। व्यवहार पर अध्ययन होता है यानी कि व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहारों पर, जैसे कि मतदान और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका मात्रात्मक विश्लेषण भी किया जाता है, सांख्यिकी और गणितीय मॉडल पर आधारित होता है बिहेवियरिज्म। इसके अलावा आपके मूल्य निष्पक्षता, नीति और मूल्यों से अलग वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है ये। इसके अलावा आपके अंतर्विषयकता यानी कि मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र आदि से प्रेरणा मिलती है इसमें। इसके अलावा उदाहरण हो जाएगा आपका बिहेवियर का अमेरिका के मतदाता व्यवहार पर सर्वेक्षण। तो ये जो है आपका बिहेवियरिज्म हो जाएगा। अगर हम बात करें आपकी सीमा की यानी कि बिहेवियर की जो है बिहेवियरिज्म की सीमाएं क्या हो जाएंगी, व्यवहारवाद की सीमाएं क्या हो जाएंगी, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं व्यवहारवाद की सीमाएं की अगर हम बात करें तो पहली सीमा हो जाती है मूल्यों की उपेक्षा, नैतिक और आदर्शों की जो है नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा आपके दूसरा हो जाएगा आपका अति वैज्ञानिक, जटिल मानवीय व्यवहारों को केवल डेटा तक सीमित कर दिया गया। सांस्कृतिक पक्षपात यानी कि पश्चिम समाजों पर आधारित अध्ययन जो कि अन्य संस्कृतियों पर भी लागू नहीं हो सकता था वो भी लागू कर दिया गया व्यवहारवाद में। इसके अलावा आपकी जो है ऐतिहासिक संदर्भ की कमी यानी कि ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भों की उपेक्षा की गई। सीमित व्याख्या, मात्रात्मक डेटा गहरे सामाजिक मुद्दों पर पूरी तरह समझ में नहीं आ सका आपके बिहेवियरिज्म में। ये जो हो जाएंगे आपके व्यवहारवाद की सीमाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके उत्तर व्यवहारवाद यानी कि पोस्ट बिहेवियर का उदय का क्यों हुआ,
इसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर व्यवहारवाद का उदय। यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद का उदय जो है 1960 से 70 के दशक में हुआ था, जब व्यवहारवाद की सीमाएं जो हैं स्पष्ट होने लगी। यह आंदोलन व्यवहारवाद की आलोचना के रूप में उभरा, न केवल राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन बल्कि समाज और राजनीति को सुधारने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण भी पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया। उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हो जाएंगे। यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला उदय का कारण हो जाएगा मूल्यों की उपेक्षा। व्यवहारवाद में जो है आपके नैतिक और सामाजिक मूल्यों की नज़रअंदाज किया गया था, जिससे से विद्वानों ने असंतोष फैलाने लगा। यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक अध्ययन केवल तथ्यों और आंकड़ों तक सीमित न होकर वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की गहरी समझ प्राप्त नहीं कर सका है। यानी कि व्यवहारवाद जो है आपके नैतिक और सामाजिक मूल्यों को नज़रअंदाज कर रहा था, इसलिए आपका उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सामाजिक प्रासंगिकता की कमी, यानी कि समाज व्यवहारवाद में समाज की जटिल समस्या जैसे कि गरीबी, असमानता, युद्ध, सामाजिक अन्याय इनको हल करने में सक्षम नहीं था। इसलिए आपका जो है परिणाम स्वरूप जो है आपका समाज में व्याप्त असंतोष और बदलाव को महसूस किया गया। उसके बाद आपका उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें अति वैज्ञानिकता, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद में ज़्यादा वैज्ञानिकता आई। मानवीय व्यवहारों की मात्रा आंकड़ों और तथ्यों तक सीमित कर दी गई, जिससे व्यक्ति की भावना, विचार और सामाजिक संदर्भ में अनदेखा किया गया, जिस सामाजिक वास्तविकता को पूर्ण रूप से चित्रित नहीं कर सका। ये आपके व्यवहारवाद, इसलिए आपका उत्तर व्यवहारवाद प्रकट हुआ। अगर हम बात करें समकालीन घटनाक्रम, तो यहाँ पर समकालीन संकट जो है आपका वियतनाम युद्ध, नागरिक अधिकारों आंदोलन और सामाजिक संकटों में ने लोगों को महसूस कराया कि राजनीतिक अध्ययन केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता थी और अध्ययन के रूप में अनुरूप ढालने की जरूरत थी। तो ये जो है आपके हो जाएंगे उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हो जाएंगे उत्तर व्यवहारवाद के, तो पहला जो है आपका प्रासंगिकता। तो पहला प्रासंगिकता यानी कि रेलिवेंस। उत्तर व्यवहारवाद के ने मान्यता दी कि राजनीतिक विज्ञान को समाज के वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रासंगिकता होना चाहिए। सामाजिक बदलाव और सुधार के लिए अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करता है उत्तर व्यवहारवाद। अगर हम बात करें मूल्य निर्धारित दृष्टिकोण यानी कि वैल्यू बेस्ड अप्रोच, तो ये आपका जो हो जाएंगे सिद्धांत हो जाएंगे। तीसरा जो है सिद्धांत हो जाएगा क्रियात्मकता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सिद्धांतों को केवल अध्ययन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको नीतियों का निर्माण और सामाजिक परिवर्तनों में लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक बदलाव को लाना या वास्तविक बदलाव को लाना है। अगर हम बात करें चौथा जो है सिद्धांत हो जाएगा उत्तर व्यवहारवाद में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंतः विषयक दृष्टिकोण, तो ये भी आपका सिद्धांत हो जाता है। एक संतुलन का सिद्धांत हो जाता है उत्तर व्यवहारवाद में। तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, दो तीन याद कर लीजिएगा। बाकी सिद्धांत नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, तीन याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें संतुलन का सिद्धांत क्या हो जाएगा उत्तर व्यवहारवाद में, अनुभवजन्य और मानक दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। यह उत्तर व्यवहारवाद मानता था कि राजनीतिक विज्ञान को तथ्यों और सामाजिक मूल्यों दोनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो है आपके उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत हो जाएंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें उत्तर व्यवहारवाद की, तो यहाँ पर डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रासंगिकता बनाने के लिए वकालत की। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि राजनीतिक विज्ञान समाज के सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों को समाधान करने में सक्षम हो। तो ये जो है आपका उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये जो है कारण सहित आपको मैंने उदाहरण सहित समझा दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका छठा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के पतन यानी कि डिक्लाइन और पुनर्जनन यानी कि रिवाइवल पर बहस विस्तार से समझाइए। आपको बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण क्या था और पुनर्जागरण का कारण क्या था। अगर हम बात करें पतन की, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1950 से 60 के दशक में कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत अब अप्रासंगिक हो गया है। इसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार हो जाएंगे। यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के जो है आपके पतन के प्रमुख कारण में पहला कारण हो जाता है व्यवहारवाद का उदय। व्यवहारवाद की उदय के कारण आपके राजनीतिक सिद्धांत का पतन होने लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मूल्य निष्पेक्षता यानी कि नैतिक आदर्श और की उपेक्षा की गई, जिसके कारण आपके राजनीतिक सिद्धांत का जो है खोखलापन सामने आने लगा। इससे आपका जो है राजनीतिक सिद्धांत पतन होने लगा। अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जिसमें आपके राजनीतिक सिद्धांत की समकालीन समस्या जैसे कि युद्ध, असमानता और गरीबी के समाधान में नाकाम रहा आपका राजनीतिक सिद्धांत। इसके अलावा अगर हम बात करें आलोचना यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत का जनन यानी कि रिवाइवल कैसे हुआ, कैसे आपका राजनीतिक सिद्धांत वापस आने लगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1970 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत जो है पुनर्जनन
का अनुभव हुआ। इसका कारण निम्न प्रकार था, नए विचारों का उद्भव हुआ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा अगर हम बात करें समकालीन मुद्दों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा फिर आपके उत्तर व्यवहारवाद भी इस काल में आपका वापस आने लगा था। इसके अलावा अंतर्विषयक दृष्टिकोण भी आपका विकसित होने लगा। वैश्विक दृष्टिकोण भी निर्भर करता है पुनर्जागरण पर। तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष भी पढ़ लेना है। ये जो हो जाएंगे आपके राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जनन के सिद्धांत। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका 7वां प्रश्न हो जाता है, आपका हो जाएगा, क्या राजनीतिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है? अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। तो मेरे विचार से राजनीतिक सिद्धांत आज भी अत्यधिक प्रासंगिक है। इसके कारण निम्न प्रकार हो जाएंगे, समकालीन चुनौतियों का समाधान यही है आपका राजनीतिक सिद्धांत। इसके अलावा आपका नैतिक मार्गदर्शन करता है राजनीतिक सिद्धांत। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा करता है आपके राजनीतिक सिद्धांत। इसके अलावा आपका जो है वैश्विक और स्थानीय संदर्भ में भी जो है आपका राजनीतिक सिद्धांत काम में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी विकासशील प्रकृति, आपके राजनीतिक सिद्धांत की विकासशील प्रकृति होती है। निष्कर्ष आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको ये PDF मिलने वाला है इस यूनिट का, इस टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट 2 और यूनिट 3 और बाकी है आपकी, तो ये जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी आपको टेलीग्राम पर यूनिट 2 और 3 मिल जाएगी। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में MDSU से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।